हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुखीजा क्लासेस में। आओ अब फटाफट से हम इकोनॉमिक्स के एग्जाम के लिए तैयारी कर लेते हैं और आपके सामने प्रेजेंट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर। देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ध्यान से देखना, बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, बस स्किप मत करना, वीडियो में पेशेंस के साथ बने रहो। देखो भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट पहले मैं आपको अपने हिसाब से बता देता हूं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके का अकाउंट है या फिर कह लो एक स्टेटमेंट है। क्लियर? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है या स्टेटमेंट है। तो फिर क्या करूं सर? अरे भाई साहब सुनो तो सही, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? इसमें हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। अरे कैसे लेन देन? लो फिर सुन लो। जो एक कंट्री के रेजिडेंट्स, जैसे इंडिविजुअल्स, बिजनेस फर्म्स, ये सारी चीज, जो एक कंट्री के रेजिडेंट्स के दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ हो रहे हैं, एक कंट्री के रेजिडेंट के दूसरी कंट्री के रेजिडेंट्स के साथ जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उनको रिकॉर्ड करने वाला एक स्टेटमेंट, एक अकाउंट ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। अब आओ इसको देखते हैं। एक फिक्स्ड पीरियड में, एक साल में, अकाउंटिंग ईयर कह सकते हो आप, फाइनेंशियल ईयर कह सकते हो, एक फिक्स्ड पीरियड में किसी कंट्री और फॉरेन कंट्री, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब अब्रोड, एक फिक्स्ड पीरियड में किसी कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये सारी चीज, तो उनका जो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है वही बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। दूसरी बात, कंट्री में कितना पैसा आया, दैट इज रिसीप्ट, और कितना पैसा कंट्री के पास से चला गया, दैट मींस पेमेंट। कंट्री के अंदर कितना पैसा आया और कंट्री के पास से कितना पैसा चला गया। अरे कब? अरे जब फॉरेन कंट्रीज के साथ हमने डीलिंग करी, तो फॉरेन कंट्रीज के साथ डीलिंग करने में कंट्री के पास कितना पैसा आया और कितना पैसा चला गया, उसका पूरा हिसाब जो आपको देता है उसको ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो, इंडिया ने यूएसए को सॉफ्टवेयर सर्विस दी। इंडिया ने यूएसए को सॉफ्टवेयर सर्विस दी। अब डॉलर इंडिया में आएगा क्योंकि हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये क्रेडिट एंट्री है। अभी पता चलेगा धीरे धीरे रूल्स के बारे में भी। इंडिया ने चाइना से मोबाइल इंपोर्ट किए हैं, परचेज किए हैं, तो हमें उनको पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पैसा बाहर गया है, दैट मींस डेबिट एंट्री। तो इन सब का जो रिकॉर्ड रखता हो उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? आओ अब फटाफट से बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या रूल है, क्या कंपोनेंट्स हैं, सब देख लेते हैं। अब हम फटाफट से रूल ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट देख लेते हैं। बीओपी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है। ठीक है? हर ट्रांजैक्शन की दो एंट्रीज या दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। जैसे अकाउंट्स में होता है वही चीज। क्रेडिट एंट्री कब होती है, पहले ध्यान से देखो। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है, तो जब कंट्री में फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन एक्सचेंज आता है, जैसे एक्सपोर्ट करने पर या आपके देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो उसको हम क्रेडिट एंट्री कहेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे बीओपी अकाउंट के। और डेबिट एंट्री कब होती है? जब कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज चला जाता है, फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, तो उसको हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स, या हमने दूसरी कंट्री से उधार ले रखा था, लोन ले रखा था, उनको वापस दे दिया, तो फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट करोगे ऑफ कोर्स आप, तो ये डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। और टोटल क्रेडिट इक्वल टू टोटल डेबिट करना होता है। टोटल क्रेडिट इक्वल टू टोटल डेबिट करना होता है, क्योंकि अकाउंटिंग के हिसाब से हम बीओपी को बना रहे हैं, अकाउंटिंग के हिसाब से हम बीओपी को बना रहे हैं। और टोटल क्रेडिट इक्वल टू टोटल डेबिट मतलब एरर्स और ओमिशन को इंक्लूड करके। अभी फिलहाल मैंने इतना ही बता दिया, एरर्स एंड ओमिशन को इंक्लूड करके। अगर आप कहोगे तो एरर और ओमिशन पे एक अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे लिए पेपर पर ज्यादा फोकस करना जरूरी है। नजदीक बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, तो इसलिए फिलहाल हमारा मेन मकसद ये था कि बीओपी का रूल ये है कि अगर आपको लग रहा है इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है तो क्रेडिट साइड, और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी है तो डेबिट साइड। इतनी बात क्लियर है? आओ फटाफट से कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट देख लेते हैं। बीओपी के दो तरीके के अकाउंट बनते हैं जिनको आप कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट कहते हो। एक तो होता है करंट अकाउंट ऑफ बीओपी
और एक होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। याद रहेगा कितने कंपोनेंट हैं बीओपी अकाउंट के? दो सर, एक करंट अकाउंट ऑफ बीओपी और एक कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। करंट अकाउंट के भी आगे कंपोनेंट हैं और कैपिटल अकाउंट के भी कंपोनेंट हैं। पहले करंट अकाउंट और कैपिटल का मतलब समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। एक ऐसा अकाउंट जिसमें हम शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक ऐसा अकाउंट जिसमें हम शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसे करंट अकाउंट ऑफ बीओपी कहते हैं। यानी कि जो डेली टाइप के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं। सर डेली टाइप के जैसे कि अरे माल बेचना खरीदना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या फिर इनकम लेना देना, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में रिकॉर्ड करे जाते हैं। तो करंट अकाउंट ऑफ बीओपी is that part of BOP account in which we record that transaction which is related to trade of goods and services, receipts and payments to abroad। ये सारी चीजें हम अगर रिकॉर्ड करते हैं तो हम करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अब आता है कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी वो अकाउंट होता है जहां पे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो एक देश से दूसरे देश के बीच में हो रहे हैं, लेकिन उनकी वजह से, उनके होने से कंट्री के एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस पे इफेक्ट पड़ रहा है, या तो एसेट्स बढ़ घट रहे हैं या लाइबिलिटीज बढ़ घट रही हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी में लिखा जाता है। इतनी बात क्लियर होगी। तो करंट अकाउंट एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस पे इफेक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट वो ट्रांजैक्शंस अपने अंदर रिकॉर्ड करेगा जो एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस को इफेक्ट करेगा। आओ अब फटाफट से करंट अकाउंट ऑफ बीओपी देख लेते हैं, डिटेल में देखेंगे इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, फिर कैपिटल पे चलेंगे। 6 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़िया नॉलेज इसके बारे में आपके पास होनी चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो भाई, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी में मेनली ये 4 कंपोनेंट हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड। अब जरा ध्यान से देखना, रूल याद है ना आपको? डेबिट मतलब अरे भाई अगर फॉरेन करेंसी जा रही है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, और अगर फॉरेन करेंसी आ रही है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। इतनी बात क्लियर है? आना क्रेडिट साइड, जाना फॉरेन करेंसी का डेबिट साइड। अब जरा ध्यान से देखो, एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप गुड्स दूसरी कंट्री को सेल कर रहे हो, तो आपके पास फॉरेन करेंसी आएगी ना। अरे यार जब आप किसी को कोई भी गुड्स बेचते हो तो उससे पैसा लोगे नहीं, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं, तो फॉरेन करेंसी अर्न होगी ना, फॉरेन एक्सचेंज आएगा ना, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। क्लियर है? तो एक्सपोर्ट जो है वो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। क्यों रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड? क्योंकि इससे इनफ्लो होता है। मैं यहीं लिख देता हूं, चलो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। रीजन ये है क्योंकि इससे इनफ्लो हो रहा है। किसका इनफ्लो हो रहा है? फॉरेन करेंसी का। अब तो यार इंपोर्ट आप अंदाजा अपने आप लगा सकते हो। इंपोर्ट मतलब होता है दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करना। जब आप दूसरी कंट्री से गुड्स परचेज करोगे तो फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा। जब आउटफ्लो होगा किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। तो जो इंपोर्ट होता है वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। क्यों? रीजन यही है, आउटफ्लो होगा। इतनी बात समझ आ गई? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स लिखा था खाली, तो गुड्स वाले को विजिबल ट्रेड कहते हैं, मर्चेंडाइज भी कहते हैं, मर्केंडाइज, जो भी आपका बोलना होगा बोल देना, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब ये क्या सिस्टम है भाई, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस? अरे यार बात तो वही है, एक्सपोर्ट मतलब सेल करना, सेल करने पे पैसा आएगा, ठीक है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी क्या करेंगे हम? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। समझ आ गई? और इंपोर्ट मतलब दूसरी कंट्री से सर्विसेज लेना, एक्वायर करना। तो इससे आपको, जब आप किसी से सर्विस ले रहे हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी ना, फॉरेन करेंसी पे करोगे ना, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड। इतनी बात तो यहीं से बस फर्क ये है, वो गुड्स थे, ये सर्विस। अब ये सर्विस कौन सी होती है ये लिख देना। यहां पे सर्विसेज जनरली नॉन फैक्टर सर्विसेज आ जाती हैं, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। क्लियर है? तो आप लिख देना, इट इंक्लूड्स नॉन फैक्टर सर्विसेज
लाइक शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा। अगर आप इस तरीके की सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो पैसा आएगा क्रेडिट साइड। अगर आप इस तरीके की सर्विसेज एक्वायर कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो दूसरी कंट्री से, तो पैसा जाएगा डेबिट साइड करंट अकाउंट के। क्लियर? अब आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। सर ये क्या होता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब सिंगल साइडेड ट्रांजैक्शंस। इसके भी आगे आप लिख लो जरा यार, टू एंड फ्रॉम अब्रोड। क्लियर? अब जरा ध्यान से, वन साइडेड ट्रांजैक्शंस यानी कि आपको मिल तो रहा है लेकिन आपको बदले में कुछ देना नहीं पड़ेगा, जैसे गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन, चैरिटी। मिल गया है लेकिन बदले में कोई देना नहीं पड़ेगा कुछ भी, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स होते हैं। सपोज करो आप दूसरी कंट्री को डोनेट कर रहे हो, डोनेशन भेज रहे हो, चैरिटी दे रहे हो, ठीक है जी। तो यूनिलेटरल जब भेजते हैं तो उसको क्या लिखते हैं? टू। ठीक है, जब किसी को सेंड करते हैं तो क्या करते हैं? टू। तो अगर आप यूनिलेटरल ट्रांसफर टू अब्रोड करते हैं, क्या करते हैं? टू। तो टू वाला कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। ये देखो मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। लेकिन अगर आपको दूसरी कंट्री से चैरिटी, गिफ्ट्स, ग्रांट्स मिल रहे हैं, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रोड, तो पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी। तो ये प्लस चीज है, पॉजिटिव आइटम है, इनफ्लो है, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड? क्रेडिट साइड। तो फ्रॉम अब्रोड, यूनिलेटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रोड, क्रेडिट साइड, रीजन इनफ्लो, और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स टू अब्रोड, डेबिट साइड, क्योंकि आउटफ्लो होगा। लास्ट आता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड। ध्यान से देखना, सपोज करो आपने दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करा हुआ है, ध्यान से बिल्कुल, सपोज करो आपने दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करा हुआ है। इन्वेस्टमेंट पे क्या मिलता है आपको? रिटर्न या इंटरेस्ट मिलता है ना, ठीक है, समझ गए। तो अगर उस इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? फॉरेन कंट्री से मिल रहा है, तो वो आपके लिए क्या है? इनकम है, इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का। क्या हो रहा है? इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का। कौन सी साइड रिकॉर्ड कर दोगे? क्रेडिट साइड, करंट अकाउंट के, ठीक है। तो अगर दूसरी कंट्री से रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, इस तरीके की चीज मिल रही है, उसको कहेंगे रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रोड। क्या कहेंगे? रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रोड। और वो कहां रिकॉर्ड करेंगे? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्यों सर? इनफ्लो है ना यार। एंड वाइस वर्सा पेमेंट, अगर आप उनको पे कर रहे हो, आप उनको रेंट पे कर रहे हो, आप उनको कमीशन पे कर रहे हो, आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, बिकॉज यू हैव टेकन लोन फ्रॉम देम एंड ऑन दैट लोन यू हैव टू पे इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट जो आप रेगुलरली पे कर रहे हो, ये क्या है? करंट अकाउंट का पार्ट है, और आउटफ्लो हो रहा है जिस वजह से डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो रिसिप्ट्स फ्रॉम अब्रोड हमारी कहां रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट साइड, क्योंकि इनफ्लो है। और पेमेंट्स टू अब्रोड कहां रिकॉर्ड होती हैं? डेबिट साइड, क्योंकि ये आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज है। होप सो मैंने आपको करंट अकाउंट ऑफ बीओपी बता दिया, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं आपको क्लियर अप हुआ होगा। आओ अब फटाफट से कैपिटल अकाउंट को देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे यार पता है रूल तो वही है ना, डेबिट आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, क्रेडिट इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, बस फर्क इतना है। अब कैसे पता चलेगा कि सर ये करंट अकाउंट में जाने वाला है या कैपिटल अकाउंट में? अरे यार ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो एसेट्स और लाइबिलिटीज को अफेक्ट नहीं कर रहा है, शॉर्ट टर्म नेचर का है, डेली टाइप नेचर का है, माल बेचना, खरीदना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तरीके का है, तो ये करंट अकाउंट का पार्ट है। लेकिन अगर कोई ट्रांजैक्शन लॉन्ग टर्म नेचर का है, एसेट्स और लाइबिलिटी स्टेटस पे अफेक्ट कर रहा है, तो भाई साहब उसको तो आपको कैपिटल में डालना पड़ेगा। बस देखना यही है कि इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो। इनफ्लो क्रेडिट, आउटफ्लो डेबिट। आओ फटाफट से देखो पहला कंपोनेंट, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रोड। हमारी सरकार के द्वारा या रेजिडेंट्स के द्वारा या किसी कंट्री के द्वारा फॉरेन कंट्री से क्या लिया जाता है? बोरो कर लिया जाता है, उधार ले लिया जाता है। पक्का? वर्ल्ड बैंक से बोरो करना, आईएमएफ से बोरो करना, दूसरी कंट्री से बोरो करना। जब आप बोरो करोगे, ठीक है, तो आपके पास पैसा आएगा। तो भाई बोरो करने से इनफ्लो हो रहा है, ये तो बात पक्की है। जब आप दूसरी कंट्री से उधार ले रहे हो तो इनफ्लो हो रहा है, पक्का, ठीक है। अब इनफ्लो हो रहा है तो सर ये तो पता चल गया ये क्रेडिट साइड है। लेकिन जब आप बोरो करते हो तो आपके सिर पर क्या चढ़ रहा है? कर्जा चढ़ रहा है। तो बोरोइंग जो है वो मेरी क्या बढ़ा दे रहा है? लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देना है। अब लाइबिलिटी को इंक्रीज कराना, कर्जा चढ़ाया ना,
और लाइबिलिटी को हिलाने वाला, इंक्रीज करने वाला, डिक्रीज करने वाला कैपिटल अकाउंट। तो इसलिए कैपिटल अकाउंट के साइड जाएगा क्योंकि बोरोइंग लाइबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, और कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड, क्योंकि बोरो करने से पैसा आ रहा है। इतनी बात समझ आ गया? फॉरेन करेंसी आ रहा है। अब आता है लैंडिंग टू अब्रॉड। लैंडिंग मतलब उधार देना। उधार देना, जब आप उधार दोगे, चलो सर ये तो पता चल गया, ये डेबिट साइड होगा। कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड। जब आप उधार दोगे तो फॉरेन करेंसी जाएगी ना, पैसा जाएगा, डेबिट साइड हो गया, क्योंकि आउटफ्लो है। क्या है? आउटफ्लो है। ये देखो, अब जब आप दूसरी कंट्री को उधार दे रहे हो तो उससे आपके एसेट्स बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं? एसेट्स, डेटर्स बढ़ रहे हैं, यानी कि इनसे हमें फ्यूचर में पैसा मिलेगा, विद इंटरेस्ट मिलेगा। तो डेटर्स बढ़ रहे हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं। अब एसेट्स को हिलाने वाला, एसेट्स और लाइबिलिटी को चेंज करने वाला सारा ट्रांजैक्शन कहां जाता है? कैपिटल अकाउंट में। तो लैंडिंग तो भाई मेरे एसेट्स को चेंज कर दे रहा है, बढ़ा रहा है मेरे एसेट्स को, इसलिए कैपिटल अकाउंट। और इसकी वजह से पैसा जा रहा है, तो जिस वजह से ये डेबिट साइड रिकॉर्ड हो रहा है, आउटफ्लो है। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? चलो जी, अब आता है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अगर दूसरी कंट्री से हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगर दूसरी कंट्री से हमारे यहां पर इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसको क्या कहोगे? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहोगे? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। लिखने की जरूरत तो नहीं है, समझ आ रहा है ना? इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। अब पैसा आएगा जी, बिल्कुल, जब वो हमारी कंट्री में फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह परचेज करेंगे, शेयर्स खरीदेंगे, डिबेंचर्स खरीदेंगे, बॉन्ड्स वगैरह खरीदेंगे, म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदेंगे, तो वो इसका मतलब हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड हो रही है, दूसरी कंट्री से आ रही है, पैसा आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी। आएगी ना फॉरेन करेंसी? कमेंट करो। क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब जब दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कल को ये इन्वेस्टमेंट हमें वापस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये लाइबिलिटी है। क्या है? एक तरीके से लाइबिलिटी, क्योंकि हम कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं अपनी। क्या इंक्रीज कर रहे हैं? कैपिटल। समझ गए आप? तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड हमारी कंपनी के, सॉरी हमारी कंट्री के लिए एक लाइबिलिटी है। क्या है? लाइबिलिटी। वो हमें पैसा दे रहे हैं लेकिन हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी कंट्री में कैपिटल तो इंक्रीज हो रही है, और कैपिटल इंक्रीज होना एक लाइबिलिटी होती है। इतनी बात समझ आ गई? अब है इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। उल्टा ले लीजिए, अगर हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उनके शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हैं, तो हम दूसरी कंट्री में क्या इंक्रीज कर रहे हैं? अपने एसेट। हम क्या बना रहे हैं? एसेट्स, शेयर्स, बॉन्ड्स, ये सब हमारे लिए क्या है? अगर हम दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट्स परचेज कर रहे हैं, तो हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स। अब एसेट्स बढ़ गए तो क्या है? कैपिटल अकाउंट, ठीक है? लेकिन इन्वेस्टमेंट करने पे पैसा तो जा रहा है ना, फॉरेन करेंसी तो जा रही है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड से पैसा जाता है, तो डेबिट साइड। तो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड इनफ्लो है, पैसा आएगा, इसलिए क्रेडिट साइड, ठीक है? और इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड पैसा जाएगा, आउटफ्लो, इसलिए डेबिट साइड, ठीक है? पक्का? अब चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को आप ध्यान से देखिए। अब ये लास्ट कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी का, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसको ध्यान से देखिए। देखो भाई, आपको पता है ना, ये बीओपी का अकाउंट है, सपोज टू बी, है ना? जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं, वैसे ऐसे नहीं होता, अलग तरीके का फॉर्मेट होता है। हाँ जी, सपोज करो ये रिसिप्ट साइड है, ठीक है? और सपोज करो ये पेमेंट साइड है, ठीक है? चलो, बीओपी अकाउंट में रिसिप्ट मतलब पैसा आना, इनफ्लो, ये आउटफ्लो, पेमेंट मतलब आउटफ्लो। चलो, रिसिप्ट 100 करोड़ की है सपोज करो, और पेमेंट्स 80 करोड़ की हैं। कितने की हैं? 80 करोड़। अब आप खुद देखो, बीओपी में रिसिप्ट कितने की आई? सर 100 करोड़ की। रिसिप्ट ज्यादा है ना, रिसिप्ट ज्यादा है, और पेमेंट कितनी है? 80 करोड़ की है। मैं जस्ट समझाने के लिए आपको बता रहा हूं ताकि इजिली पता चल जाए। रिसिप्ट 100 करोड़ की, पेमेंट 80 करोड़ की। पैसा आया ज्यादा है, इनफ्लो ज्यादा हुआ है, तो इसका मतलब 20 करोड़ का ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसे हम सरप्लस कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी कि बीओपी सरप्लस में है। बीओपी किस में है? फायदे में है, सरप्लस में है। अब आपको पता है कि
हमारी कंट्री के पास सेंट्रल बैंक है, चलो जिसको आप आरबीआई कहते हो, और आरबीआई अपने पास क्या रखता है, फॉरेक्स रिजर्व्स रखता है। फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेन कंट्री का रिजर्व आरबीआई के पास होता है, ठीक है, ताकि बीओपी की सिचुएशन को मेंटेन करा जा सके, बैलेंस करा जा सके। अब आपको पता है, ध्यान से देखो, ये 20 करोड़ यहां फालतू है ना, क्योंकि अकाउंटिंग सेंस के हिसाब से हमें इन्हें बैलेंस करना होता है, तो यहां पे 20 करोड़ फालतू है, क्योंकि इधर भी 80 ही होना चाहिए, रिसिप्ट पेमेंट इक्वल होनी चाहिए, डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो ये 20 करोड़ अभी फालतू है ना, ये 20 करोड़ बीओपी से निकाल के रिजर्व्स में डाल दिए जाएंगे। तो बीओपी से क्या हुआ, विड्रॉल हो गया, बीओपी से पैसा निकाल लिया गया, निकाल लिया गया। ध्यान से देखो, आराम से जस्ट चिल, पैसा निकाल लिया गया। रिजर्व्स में देखो, रिजर्व्स में क्या हुआ, एडिशन, क्या हुआ, एडिशन, एडिशन टू रिजर्व्स। इतनी बात समझ आ गई, पक्का? तो रिजर्व्स में एडिशन होने से बीओपी से पैसा निकलता है, रिजर्व्स में एडिशन होने से बीओपी से पैसा निकलता है, तो बीओपी से पैसा निकल रहा है, बीओपी पे इफेक्ट देखिए, पैसा निकल रहा है ना बीओपी से, बीओपी से पैसा निकल रहा है मतलब बीओपी से आउटफ्लो हो रहा है, तो आउटफ्लो मींस ये क्या है, एक डेबिट आइटम है। क्या है, डेबिट आइटम। तो एडिशन टू रिजर्व क्या है, एडिशन टू रिजर्व क्या है, डेबिट आइटम। जब रिजर्व्स में एडिशन होता है तो बीओपी से पैसा निकलता है, और बीओपी से पैसा निकल रहा है तो बीओपी से आउटफ्लो हो रहा है, बीओपी पे देखना आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो बीओपी से आउटफ्लो होने की वजह से हमारा ये डेबिट आइटम है, होगा कैपिटल अकाउंट के, क्योंकि रिजर्व भी एक लायबिलिटी होती है, वहां पे चेंज आ रहा है। समझ आ गया, पक्का, कोई दिक्कत? अब ऐसे इसकी अपोजिट सिचुएशन ले लो, मान लो ये बीओपी अकाउंट है, ठीक है, ये इधर इनफ्लो हो गया और इधर आउटफ्लो हो गया, ये 120 है, ये 100 है। अब यहां पे ध्यान से देखो, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी कितना है, 120, और इनफ्लो कितना है, 100। भाई साहब यहां पे आपने ज्यादा पैसे आउटफ्लो करे हैं, इंपोर्ट्स वगैरह ज्यादा हुए होंगे सपोज टू बी। अब इसका मतलब 20 करोड़ की क्या आ रही हैं, डेफिसिट आ रही हैं, यहां पे कमी आ रही है, कमी आ रही है बीओपी अकाउंट में। अब यहां पे जब कमी आ रही है, यहां पे पैसा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है, रिसिप्ट्स पेमेंट्स आपस में इक्वल होनी चाहिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो 20 करोड़ यहां पे और डाल लो, तभी ये 120, क्योंकि हमें इधर भी क्या चाहिए, 120। अब ये 120 तो तब होगा ना इधर, जब यहां पे बीओपी में पैसे आएंगे। अब रिजर्व है, रिजर्व से पैसा निकाल लो, ठीक है, रिजर्व से पैसा निकाल लो, तो विड्रॉल, विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व्स, ठीक है। अब आप विड्रॉल कर रहे हो ना, रिजर्व से पैसा निकाल रहे हो, रिजर्व से पैसा निकाल के कहां डाल रहे हो, ये जो कमी आ रही है, ठीक है, यहां पे। अब बीओपी पे इफेक्ट देखो, बीओपी पे इफेक्ट देखो क्या पड़ रहा है, प्लस का या माइनस का, प्लस का सर, यहां पे पैसा आएगा, तो ये एक क्रेडिट आइटम है। कौन सी आइटम है, क्रेडिट आइटम। इतनी बात क्लियर होगी। तो एडिशन रिजर्व में अगर होता है तो बीओपी से पैसा जाता है, ठीक है, रिजर्व पे एडिशन होने से बीओपी पे पैसा चला जाता है, बीओपी से सॉरी, ठीक है, तो ये क्या है, एक डेबिट आइटम है। लेकिन रिजर्व से विड्रॉल होने पे, जब हम रिजर्व से विड्रॉल करते हैं तो बीओपी में पैसा आता है, बीओपी में इनफ्लो होता है, तो ये क्रेडिट आइटम है। तो विड्रॉल फ्रॉम रिजर्व क्रेडिट आइटम है और एडिशन टू रिजर्व डेबिट आइटम है। होप सो कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट आपको क्लियर अप हो गए होंगे। तो अगर आपको भी हमारे द्वारा ये जो लेक्चर आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं ये अच्छे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और अगर अच्छी लग रही है तो शेयर भी करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।